अच्छा, हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि magnitude of the vector A into magnitude of the component of B which is perpendicular which is perpendicular to the vector A। यानी आपके पास यहाँ पे तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख लिया, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। यानी इस वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए के साथ, तो आपने वो कंपोनेंट लेना है, बी का वो कंपोनेंट लेना है जो कि परपेंडिकुलर हो टू द वेक्टर ए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट है ये बी एक्स विच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा विद यूनिट वेक्टर आई, एंड दूसरा हमारे पास है बी वाई विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर जे। अब यहाँ पे देखें ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है टू दिस वेक्टर ए। तो आपने वो कंपोनेंट लेना है जो कि परपेंडिकुलर हो टू वेक्टर ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में हम यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, यानी बी साइन थीटा लेते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो है बी वाई, और बी वाई हमारे पास बराबर होता है बी साइन थीटा के। ये आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास है बेस, और परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा बी वाई divided by b hypotenuse ये। तो this implies that by is equal to b sin theta। तो ये हमारे पास by का मैग्नीट्यूड है, by का मैग्नीट्यूड है b sin theta। तो इसलिए हमारे पास a क्रॉस b में यानी वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास b ये sin थीटा आता है, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता था, वेक्टर प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। तो ये मेरे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है, और ये मेरे पास डायरेक्शन है n यूनिट वेक्टर। यानी ये जो आपके पास c वेक्टर है, उस c वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हम इस n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आते हैं, एक ये कि n यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस जानिब होगा, दूसरा ये कि यहाँ पे sin थीटा क्यों लगाते हैं, जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट के लिए रीजन दिया था कि cos थीटा क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हम रीजन देंगे कि हम sin थीटा क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि ये sin थीटा का जो रीजन है उसको हम सॉल्व करते हैं, और फिर डायरेक्शन जो n यूनिट वेक्टर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए, हमारे पास देखिए ये वेक्टर b है, और वेक्टर b का ये कंपोनेंट है बी वाई विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट में आपके पास अगर साइन थीटा नहीं लगाते, या फॉर एग्जांपल आप साइन थीटा ना लिखें, तो फिर आपके पास मैक्सिमम आंसर नहीं आता। यानी मैक्सिमम रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप साइन थीटा लगाएंगे। बेसिकली इसका जो फिजिकल एग्जांपल है वो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो वहाँ पे आपके पास जो मोमेंट आर्म आर है और जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो हमेशा आप परपेंडिकुलरली लगाएंगे, तो तब आपके पास टॉर्क मैक्सिमम आएगा। अगर आप फोर्स परपेंडिकुलरली नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल पैरेलल फोर्स लगाते हैं, तो फिर आपके पास टॉर्क मैक्सिमम नहीं आएगा, टॉर्क आपके पास फॉर एग्जांपल जीरो आएगा इफ द फोर्स इज पैरेलल टू द मोमेंट आर्म, या इवन एंटी पैरेलल टू द मोमेंट आर्म, तो वहां पे फिर आपके पास टॉर्क जीरो आता है। यानी टॉर्क की कोई फिजिकल रीजन आपके पास नहीं आती, कोई मीनिंग नहीं आती अगर आप फोर्स पैरेलल लगाते हैं। तो इसलिए अगर आप टॉर्क जो कि आपके पास आर क्रॉस एफ के बराबर है, उसमें अगर आप कहते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क आया, आपने फॉर एग्जांपल दरवाजे पे फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलरली, तो दरवाजा रोटेट हुआ अबाउट इट्स एक्सिस,
तो अब इसको अगर मैथमेटिकल शेप आप देना चाहते हैं तो आपको साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप लगाएंगे वो साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि साइन 97 आता है, कॉस 97 नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे हम हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब आप लगाएंगे, यानी जब आप साइन थीटा लगाएंगे, तो उससे आपके पास मैक्सिमम टार्क आएगा। इफ द थीटा इज 90 डिग्री और सपोज आप साइन लगाते हैं साइन थीटा, तो साइन 97 आता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने फोर्स परपेंडिकुलरली लगाया है मोमेंट आर्म के साथ और दरवाजा रोटेट हो गया, टार्क प्रोड्यूस हो गया, लेकिन सपोज आपने मैथमेटिकल स्टेप में कॉस लगा दिया, तो कॉस 90 से 0 आता है। अब ये आपके पास मैथमेटिकल आंसर 0 आता है, फिजिकल आंसर 0 नहीं आता। फिजिकली तो आपके पास टार्क है, तो दैट्स व्हाई हम मैथमेटिकल और फिजिकल दोनों को अगर एक पेज पे लाना चाहते हैं, यानी एक किस्म का आंसर लाना चाहते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन लगाएंगे। तो साइन ही लगा के आप मैक्सिमम आंसर अचीव कर सकते हैं। फिजिकली भी टार्क है, मैथमेटिकली भी आपके पास वो मैक्सिमम आंसर देता है। दैट्स व्हाई हमेशा जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, ऑलवेज व्हेन वी टेक द वेक्टर प्रोडक्ट we will take the perpendicular component, या आप ये कह सकते हैं कि the two vectors must be perpendicular to each other. These two vectors, यानी आपके पास ये वेक्टर A है और ये आपके पास वेक्टर B है, ये आपस में 90 डिग्री होंगे, तो तब आपके पास एक मैक्सिमम आंसर आएगा। If the two vectors A and B are not, for example, 90 डिग्री with each other, perpendicular नहीं है, कुछ एंगल बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे बना रहे हैं, तो फिर आपने उसको रिजॉल्व करना होगा इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट, और फिर देखना होगा कि कौन सा कंपोनेंट इस बी का इस ए के साथ परपेंडिकुलर है। तो जाहिर है ये बी साइन थीटा या बी वाई जो आपके पास है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, और ये आपको फिर वो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट देगा। अच्छा, अब ये तो एक बात हो गई कि साइन थीटा क्यों लगाते हैं, वो मैंने टार्क का रीजन भी दिया, इसको दोबारा भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब ये जो डायरेक्शन की हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो सी वेक्टर है, ये जो नया वेक्टर है, ये सी वेक्टर डायरेक्शन किस जानिब होगा। याद रखें कि इन दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो यहाँ पे नया सी वेक्टर आया है, ये सी वेक्टर हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये ए और बी जिस प्लेन में पड़े, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, ये असल में इस तरह है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जो नया वेक्टर आएगा वो बिल्कुल इस तरह ऊपर, ये इसके साथ ये वाला वेक्टर सी है, और ये परपेंडिकुलर है टू दिस वन as well as to this one as well as to the whole plane, जिस प्लेन में ये पड़े ये ए और बी, तो ये उनके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह शो करूं जिस तरह की ये बोर्ड पे शो किए गए हैं, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इससे जो नया वेक्टर आएगा वो बिल्कुल इस तरह होगा। दिस विल बी द सी वेक्टर एंड द सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये ए और बी जिस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए, तो उसके साथ ये वेक्टर सी कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर टू दिस आर इवन टू बोथ, ठीक है ना। तो अब मैंने तो इसको n यूनिट वेक्टर से शो किया है, और मैंने आपको बताया था कि n यूनिट वेक्टर हम किसी एरिया को बेसिकली शो करता है, यानी n यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये किसी एरिया को शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a और b आपस में ज़रब हुए, ये बेसिकली किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मैं दिखाता हूँ या हम शो करते हैं कि किस तरह ये a और b किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब भी आप दो मतलब लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक इस कमरे की अगर फॉर एग्जांपल हम लंबाई मालूम करते हैं, चौड़ाई मालूम करते हैं, तो वो जब ज़रब करते हैं तो उससे एक एरिया आ जाता है, इस कमरे का एरिया आ जाता है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल ये किताब दे दे ज़रा, सपोज ये मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया फाइंड करें, तो ये फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेड्थ, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उससे आपके पास ये पूरा एरिया आ जाता है।
ये एक फ्लैट सरफेस है, तो इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया है, एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, यानी एरिया एक वेक्टर है, फ्लैट सरफेस है, उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल होगा टू द सरफेस। याद रखें, ये आपके पास ये नॉर्मल है, नॉर्मल मीन ये परपेंडिकुलर है, एन यूनिट वेक्टर जो हम शो करते हैं इस तरह ऊपर की जानिब, तो ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये नॉर्मल है, इसलिए मतलब नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर। अच्छा, चूंकि ये जो हमारे पास एरिया है ये फ्लैट सरफेस है, तो आप ये जो एन यूनिट वेक्टर है अगर यहाँ ड्रा करते हो या यहाँ ड्रा करते हो या यहाँ ड्रा करते हो या यहाँ ड्रा करते हो, हर जगह पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए बजाय कि हम इस तरह फॉर एग्जांपल किसी कोने में इसको मैं ड्रा कर लूँ, हम बेसिकली इसको इस तरह दरमियान में शो करते हैं, तो ये बताते हैं कि ये इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, और इसको हम नॉर्मल कहते हैं। और इस एरिया के डायरेक्शन को हम एक स्पेशल काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, जिसको हम एन यूनिट वेक्टर के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि अलोंग एक्सिस के लिए हम आई यूनिट वेक्टर, जे वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। तो सिमिलरली एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारे पास इस तरह बिल्कुल इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए ये आपके पास वेक्टर ए है, और अगर मैं इस तरह कर लूँ कि बदला करें, अगर मैं ये मेरे पास वेक्टर ए है, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल इसकी जितनी भी लंबाई है वो यहाँ पे दोबारा ड्रा करूँ और बिल्कुल पैरेलल इसके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास वेक्टर ए होगा। और फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर बी है, ये जितना भी एंगल बनाता है अगर मैं उतने ही एंगल के साथ एक दूसरा वेक्टर बना लूँ, फॉर एग्जांपल ये थीटा एंगल बनाता है, यहाँ पर भी ये थीटा एंगल बनाता है, तो बिल्कुल इसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन डायरेक्शन अगर दूसरा वेक्टर बना लूं तो वो फिर किस चीज को शो करेगा, ये फिर वेक्टर बी को शो करेगा। तो अब देखें, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये भी मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, और ये भी मेरे पास वेक्टर बी है। तो ये मेरे पास एक एरिया आ गया ना, और ये मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो रिमेंबर दैट ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनता है। यानी यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, जरूरी नहीं कि हर वक्त आपके पास पैरेललोग्राम आएगा, ये आपके पास स्क्वायर भी बन सकता है, ये आपके पास रेक्टेंगल भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास एंगल उसका कितना है। अगर फॉर एग्जांपल एंगल 90 है ए और बी के दरमियान में, और दोनों वेक्टर ए और बी बराबर हैं, तो फिर स्क्वायर बनेगा। लेकिन इस सूरत में हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गया। सो दिस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एंड ये एरिया हम किस चीज से शो कर रहे हैं, ये ए बी साइन थीटा से शो कर रहे हैं। So magnitude of the area is represented by AB sin theta. The direction of this area of parallelogram is given by the n unit vector. तो हमारे पास जो n unit vector होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की जानिब। So this is the n unit vector, यानी ऊपर की जानिब। अब उसको मैंने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे देखो ये c वेक्टर और कुछ नहीं है, ये बेसिकली डायरेक्शन है किस चीज का, n यूनिट वेक्टर का। यानी c का मैग्नीट्यूड मेरे पास बराबर है ए बी साइन थीटा के वैल्यू के बराबर, और इसका जो डायरेक्शन है वो n यूनिट वेक्टर। तो n यूनिट वेक्टर देखो ये ऊपर की जानिब है, तो ये इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पर भी अगर आप देख लें, ये सी वेक्टर इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये दे दे मुझे, यानी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो जो सी वेक्टर है ये यहाँ पे ये सी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर हर जगह पे इसके साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90 है। तो इससे जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा, यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये वेक्टर ए, ये बी वेक्टर, ये भी आपके पास ए, तो इसी तरह ये अपने तरह इस साइड को जाओ, ये देखो
ये आपके पास एक पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है ना। यानी ये फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, और ये हमारा वो जो ग्रीन मार्कर है वो भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दो मार्कर जो हमारे पास ब्लू है ये भी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम का जो एरिया का डायरेक्शन है वो ऊपर की जानिब है और परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। यहाँ पर भी ये देखो, ये सी वेक्टर को अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है तो ये भी वही है ऊपर की जानिब, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ब्लैक बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड पे जो मैं शो कर रहा हूँ, मैं ऊपर की जानिब शो कर रहा हूँ, लेकिन ये असल में ऊपर की जानिब नहीं है, ये असल में इस तरह है आप लोग की जानिब। ये हमारे पास सी वेक्टर है, ये ए, ये बी, तो ये पैरेललोग्राम और ये उसका डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये आप लोगों की तरफ, लेकिन अब उसको हम हवा में तो शो नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस तरह ऊपर की जानिब शो किया है। तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा के बराबर है, और जो डायरेक्शन है वो एन यूनिट वेक्टर जो कि किसी एरिया को शो करता है। अच्छा, बिफोर दैट कि मैं अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करूं, कि जो फिजिकल एग्जांपल हमारे पास है, इससे पहले भी बताया मैंने आपको, द फिजिकल एग्जांपल ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट is torque is equal to r cross f, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मतलब एक दरवाजा है, और इस दरवाजे पे ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज फॉर एग्जांपल अ डोर, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लेट्स सपोज यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये अब ये इसमें मैं इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं इसको इस तरह शो कर रहा हूँ, असल में ये यूं है इस तरह, ये आपके पास मोमेंट आर्म है, ये आपके पास एफ है। तो ये जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये दरवाजा मतलब इस तरह खुलता है अंदर की तरफ, या अगर अपनी तरफ इसको खींचते हो तो दरवाजा ये खुलेगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म, ये हमारे पास फोर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो दरवाजा है इस पे मैं परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई नहीं करता, सपोज इस दरवाजे पे मैं यू पैरेलल या एंटी पैरेलल फोर्स अप्लाई करता हूं यू, तो फिर दरवाजा नहीं खुलेगा, तो आपके पास कोई टार्क नहीं होगा। तो उसको फिर आप मैथमेटिकली किस तरह शो करेंगे कि एंगल आपके पास जीरो है तो साइन जीरो से जीरो आता है, तो मैथमेटिकल और फिजिकल आपके पास वो मतलब एक किस्म का आंसर आया। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली शो करना चाहते हैं कि टार्क मौजूद है, फोर्स परपेंडिकुलरली मैंने यू अप्लाई किया है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर एफ साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर एन। तो साइन थीटा जब आप लगाएंगे साइन 90, और साइन 90 से हमारे पास 1 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम टार्क आपने हासिल कर दिया, मैथमेटिकली भी शो किया, फिजिकली भी आपके पास टार्क आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे टार्क आ रहा है, टार्क का जो डायरेक्शन होगा वो आर और एफ दोनों के लिए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट का है जो कि सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम ऑन अ चार्ज पार्टिकल बराबर है q इज इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू, यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है और बी, ये इस मैग्नेटिक फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और भी हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज आई एल क्रॉस बी, ये भी हमारे पास है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो वो हम जो वहाँ पे फोर्स मालूम करते हैं वो हमारे पास इस तरह है। और सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये पी हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारे पास मोमेंट आर्म, ठीक है। स्टॉप कर दे।